नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बच्चों की हाइट में लगातार गिरावट आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लैंसेट की स्टडी ये बात बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां चीन और दक्षिण कोरिया में बच्चों की औसत लंबाई बढ़ी है, वहीं भारत इस रेस में पीछे रह गया है। जी हां, स्टडी में साफ कहा गया है कि भारत की औसत हाइट में गिरावट दर्ज की गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह बचपन का कुपोषण बताया गया है। रिपोर्ट पर नजर डालें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं कि 20 से 30 साल पहले भारतीय पुरुष आज की तुलना में औसतन 1 से 1.1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबे हुआ करते थे। यानी कि पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की लंबाई में गिरावट आई है। स्टडी में बच्चों की हाइट कम होने के पीछे कई कारण गिनाए गए हैं। कुपोषण, खराब खान पान, बदलती लाइफस्टाइल, वही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को भी इनमें से एक कारण के तौर पर माना गया है इस स्टडी में। ऐसे में आज कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, भारतीय बच्चों की हाइट घटना एक बड़ी चिंता का विषय है, इसे कैसे रोका जाए। दूसरा सवाल, क्या हाइट कम होने का जिम्मेदार जंक फूड और बदलती लाइफस्टाइल है। तीसरा सवाल, रिपोर्ट देखकर लगता है कि सरकारी पोषण योजनाएं जमीनी स्तर पर फेल हो रही है। क्या ये सच है, और अगर हाँ तो इसका रास्ता क्या है। क्या कुपोषण भारतीय बच्चों की हाइट को रोक रहा है, और क्या बच्चों की नींद और स्क्रीन टाइम ग्रोथ को रोक रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब आज कंज्यूमर इज किंग के इस खास सेगमेंट में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए एक्सपर्ट की पैनल भी जुड़ गई हैं। लीमा महाजन जी हमारे साथ, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर मीनाक्षी बोथरा गुप्ता भी हमारे साथ, एमडी पीडियाट्रिक्स, एम्स नई दिल्ली से। संदीप सेठ, सीनियर न्यूट्रिशन कंसल्टेंट यूनिसेफ से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये जो ताजा रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, लीमा महाजन जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये इस वक्त, क्योंकि बच्चे ही हैं देश का फ्यूचर जो डिसाइड करेंगे, और इसी पर ये खास रिपोर्ट निकल कर आई है, विच इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न। क्योंकि जहां बाकी सारे देशों में हाइट को लेकर कंसर्न्स नहीं है, भारत में आखिर ये क्यों हो रहा है। लीमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या आज का प्रोसेस्ड और जंक फूड बच्चों की लंबाई बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसे रोक रहा है। Thank you, first of all, Mansi, for having me. And yes, your question is very valid and it makes complete sense. आज की डेट में हमारी प्लेट में कैलोरीज बहुत हैं, बच्चों की प्लेट में बहुत कैलोरीज हैं, पर वो कैलोरीज न्यूट्रिशियस नहीं है। सो अगर हम देखें, हम एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं, एंड ग्रोथ फैक्टर के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या उस प्लेट में वो है या नहीं। अगर आज हम देखें, आपको आसपास बच्चे फ्रूटी का या कोई भी जूस लेके हाथ में जरूर दिख जाएंगे वर्सेस अ फ्रूट और एन एप्पल। सो न्यूट्रिशन प्लेज अ मेजर रोल, नॉट ओनली बच्चों का, बट मैटरनल न्यूट्रिशन क्या था व्हेन दे वर कंसीव्ड, सो उस पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मीनाक्षी बोथरा गुप्ता भी हैं। मीनाक्षी जी, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बचपन एक कह सकते हैं कि ऐसा समय होता है जीवन का जिसमें जितना ज्यादा मोल्ड करने की कोशिश हम करें, बच्चे मोल्ड हो जाते हैं, और उसी बचपन में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे। इस मुद्दे पर आपसे मैं, और इस पूरे स्टडी पर आपसे आपके फर्स्ट टेक जानना चाहूंगी। क्या बचपन में हुआ कुपोषण आगे चलकर स्थायी रूप से हाइट को प्रभावित करता है। मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो आपने ये बहुत ही सही मुद्दा सामने लाया है, जो कि हम जानते थे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई बात है, लेकिन अगर हम NFHS 5 का सर्वे भी देखें, जो कि पूरे भारत में सर्वे करता है, तो हम देखते हैं कि लगभग 33 से 35% जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी हाइट जितनी होनी चाहिए उससे काफी कम है। तो मतलब हम अगर 5 साल से कम के बच्चों में ही देखें, तो कुपोषण और कुपोषण की वजह से हाइट और वेट पे जो हमें इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो सामने है हमारे। तो अगर हमारी बुनियाद ही सही नहीं होगी, अगर हमारी शुरुआत ही ऐसे रहेगी कि हम शुरू से ही पीछे चल रहे हैं, और उसके बाद
बाद आपने जैसे कि ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जिस एज पे माँ कंसीव कर रही है, अगर बार बार बच्चे हो रहे हैं, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल बहुत कम रह रहा है, फिर बच्चे आजकल जैसे कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट मैडम ने भी बताया कि बच्चे जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो या तो खाने को मिल नहीं रहा और या फिर हमें भरपूर मिल रहा है, तो फिर खाने की जो चॉइस है वो अफेक्ट हो रही है, हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। प्रोटीन रिच फूड जो हमें खाना चाहिए, जो कि बच्चों के ग्रोथ में खासी जरूरत होती है, वो नहीं मिल पा रही। और पहले 1000 दिन जो कहते हैं ना, पहले 1000 दिन एक बच्चे के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फाउंडेशन ले करते हैं ग्रोथ का। तो ये पहले 1000 दिन में क्या आता है, इसमें आता है 9 महीने जो बच्चा माँ की पेट में रहा है, प्लस जो नेक्स्ट 2 साल है, तो वो कुल 1000 दिन आते हैं। तो उन 1000 दिनों का ना बहुत ज्यादा इफेक्ट आगे चल के लाइफ पे पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो माँ है बच्चे की, प्रेग्नेंट लेडीज और इन जनरल जो फीमेल्स है, तो उनका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट रहना बहुत जरूरी है। उनमें अनीमिया, कुपोषण आदि नहीं होना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उनकी देखरेख अच्छी से करनी चाहिए। और पहले 2 साल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका डेफिनेटली हमें असर पूरे जीवन भर देखने को मिलता है। तो इस समय हमें सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और एडिक्वेट मात्रा में उनके पास ये सुविधा भी उपलब्ध हो, जो कि अभी भी भारत में बहुत सारी जनता पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रही है, बहुत सारे रिसोर्सेज है जो नहीं पहुंच पा रहे, हेल्थ कंडीशंस अभी भी कई जगह बहुत अच्छी नहीं है, और कोई बच्चों को अगर रोग है तो वो बहुत देर से पकड़ में आते हैं। तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। सो हाँ, इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली हमें इसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करना। जी जी मीनाक्षी जी, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने छेड़ा है, और सही कहा आपने कि जब नींव सही से डली होगी तो पूरी तरह से ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट होता हुआ दिखेगा। पहले 1000 दिन का जिक्र किया, इस पे आगे आपसे बातचीत जरूर करूंगी मैं। लेकिन लीमा जी, एक सवाल ये भी है, और इनफैक्ट लेटेस्ट ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की ही माने तो स्टडी का ये कहना है कि भारतीय बच्चों की लंबाई में गिरावट है, लेकिन इसके ठीक सामने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बच्चों की हाइट में उछाल भी देखा गया है। अब ये तो हम भी जानते हैं कि भारत में काफी ज्यादा आबादी ऐसी भी है जो वेजिटेरियन है, और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की अगर बात करें, वहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है। भारतीय बच्चों की हाइट उम्मीद के मुकाबले बढ़ नहीं पाई है, और रिपोर्ट में सबसे बड़ा कारण बचपन का कुपोषण भी बताया जा रहा है। अभी मीनाक्षी जी भी पहले 1000 दिन कितने महत्वपूर्ण है इसकी बात कर रही थी। तो क्या शाकाहारी या सीमित प्रोटीन वाला आहार भी बच्चों की वृद्धि पर असर डाल सकता है? आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, एंड आपने सही पॉइंट उठाया है। इनफैक्ट मीनाक्षी जी की ये जो बात कि पहले 1000 दिन बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, एंड वो जो पहले 1000 है वो सिर्फ बच्चे की लाइफ फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन से है। उस दिन से मदर का क्या न्यूट्रिशन था, क्या आयरन स्कोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 1970 से या तो उससे भी पहले से गवर्नमेंट जूझ रही है, एंड दे आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू वर्क इट आउट, इज आर आयरन डेफिशिएंसी, स्पेशली इन इंडियन अडोलसेंट विमेन, गर्ल्स, विमेन एंड यंग चिल्ड्रन। अब अगर आप चीन, जब आपने पॉइंट उठाया है वेजिटेरियन डाइट, सब वेजिटेरियन डाइट से हम लोग सोचते हैं कि प्रोटीन की कमी है, पर हमारे को वेजिटेरियन डाइट से इनफ आयरन भी नहीं मिलता। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, जब हमारा न्यूट्रिशनली हम अपने आप को या कैलोरी वाइज हम अपने आप को जंक दे रहे हैं, तो हमारा अब्जॉर्प्शन, हमारा डाइजेशन भी बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बचा हुआ आयरन हम जो खा रहे हैं वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। अब आयरन का बहुत, अगर आप देखा जाए, 57.1% विमेन एंड यंग चिल्ड्रन, जिस एज ब्रैकेट में बच्चों की हाइट या ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो 57.1% इंडियन बच्चे उस समय आयरन डेफिशिएंट है। आयरन की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो की कमी होगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन सप्लाई की कमी होगी। साथ ही के साथ आपकी बच्चों की एपेटाइट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आयरन डेफिशिएंसी। सो आयरन डेफिशिएंसी से आपको भूख कम लगेगी, और आपका जंक की तरफ हमने देखा है कि बच्चे इस उम्र में मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, वो सब आयरन डेफिशिएंसी या बर्फ खाना चाहते हैं। तो वो नॉन न्यूट्रिशियस चीजों की तरफ आपका you feel more craving towards non-nutritious thing than nutritional thing। और रही बात इसी दौरान
बच्चों की जब ग्रोथ हो रही है, उनके लिए एक और जो चीज, ये तो हमने बात कर ली, आयरन डेफिशिएंसी जनरली देखा भी गया है कि पुअर सेगमेंट या रूरल एरिया में ज्यादा है। इनफैक्ट आई थिंक अर्बन एरिया में भी उतना ही देखा जाता है। पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आजकल अर्बन एरिया वाले कर रहे हैं, कंप्लीटली सेइंग नो टू डेयरी। डेयरी के अगेंस्ट पीपल आर मूविंग टू वेस्टर्नाइज कल्चर, सोए ले रहे हैं, सोए मिल्क ले रहे हैं या आमंड मिल्क की तरफ जा रहे हैं। पर डेयरी हमारे को इजी, वेजिटेरियंस को स्पेशली एक इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन देता है। प्लस डेयरी एंड प्रोटीन से आपको IGF-1 आपके स्टिमुलेट होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स में हेल्प करते हैं। जैसा मैम ने बोला था कि 1000 तो जिन मदर्स का प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन अच्छा है एंड ड्यूरिंग दोज डेज, ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टाइम, ड्यूरिंग दोज 9 months न्यूट्रिशन अच्छा है, उनके बच्चों की जो लीनियर ग्रोथ है, लेंथ वाइज ग्रोथ है, वो अच्छी देखी गई है। सो न्यूट्रिशन में हम हमारी गवर्नमेंट काफी छोटे लेवल पे जाके आंगनवाड़ियों तक में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आयरन की टैबलेट, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, ये सब दे रहे हैं, ड्रॉप्स दे रहे हैं। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी डाइट में आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन बढ़ते बच्चे की डाइट में, एंड एक रिप्रोडक्टिव विमेन, एक विमेन जो अगले 1 साल 2 साल की एज के टाइम के बाद बच्चा बेयर करने की सोच रही है, उनकी डाइट में एटलीस्ट ये न्यूट्रिएंट्स जरूर मिले। एब्सोल्युटली। और इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, संदीप सेठ हमारे साथ है, सीनियर न्यूट्रिशन कंसल्टेंट यूनिसेफ से। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। एज अ कंसल्टेंट होने के नाते किस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं? जिस मुद्दे पर हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं संदीप जी, भारत में बच्चों की हाइट जो है वो लगातार घट रही है। लैंसेट की रिपोर्ट ही, लैंसेट की स्टडी है जिसमें ये पाया गया, और पिछले कुछ सालों में भारतीय बच्चों की लंबाई में खासी गिरावट भी देखने को मिली है। किस तरह के केसेस आपके पास आए हैं, और इस पर अब सरकारी जो योजनाएं हैं पोषण की, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि सरकारी पोषण योजनाओं के बावजूद कुपोषण क्यों बना हुआ है, कमी आखिरकार कहाँ है? और आप जब केसेस रीड करते हैं, ग्रामीण और शहरी बच्चों के पोषण स्तर में क्या बड़े अंतर दिख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को आप? देखिए, अगर हम नटशेल में इसकी बात करने की कोशिश करें तो हाँ, स्टंटिंग है। मतलब हम इसके बारे में अवॉइड भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। हम पीछे से बात करते चले आ रहे हैं इसके बारे में, और यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छे स्टेप्स भी लेने की कोशिश करी है। एंड अगर मैं पिछले आपसे 6 महीने या 1 साल की बात करूंगा तो आपको बड़े सकारात्मक रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बट देखिए, स्टंटिंग जो है ना, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम है। आप इसको एक रात के अंदर या से लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months नहीं हटा सकते, पर हम इसे शॉर्ट बर्स्ट्स के अंदर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2018 के बाद से हम लोगों का जो देखने का नजरिया है वेस्टिंग की तरफ, वो इंक्रीज हो गया है। तो हम ये सोच करके चलते हैं कि अगर हम वेस्टिंग को कैटर कर लेंगे तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट करने से हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी को रोक सकते हैं। और इसके पश्चात हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक चीज सिर्फ इस कदम तक ना रुक जाए, हम मदर के न्यूट्रिशन पे भी ख्याल रख रहे हैं कि आने वाले बच्चे जो हैं उनका भी वजन ना कम हो, और माओ का भी अगर सेहत सही रहता है तो जो बच्चे भी जन्म लेते हैं वो भी अच्छा ही जन्म लेंगे। तो ये इट्स अ जनरेशनल साइकिल जिसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात सरकार के एफर्ट्स की और अर्बन और रूरल डिफरेंसेस की, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इट्स अ क्रॉनिक साइकिल। इट इज वेरी मच प्रीटी मच द सेम सिनेरियो सेट फॉर अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। दो, आपको ये लगता होगा कि अर्बन के अंदर जो है हम लोगों की नॉलेज बहुत बेटर है, बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं हम, पर अगर हम देखें तो हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि करेक्ट नहीं पहुंच पा रही है जितने भी नए पेरेंट्स हैं उनके पास, और उनके पास ना पहुंच पाने की वजह से वो लोग भी इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और रूरल के प्रॉब्लम्स तो देखिए हमारे लिए जग जाहिर है, सबको पता है कि क्या चल रहा है। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री टू यू। और लंबाई कम होने के कारण वैसे अगर हम गिनाएं, ये स्टडी तो जो बता रही है, फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आखिरकार लंबाई कम होने के पीछे के बड़े कारण क्या होते हैं? ग्लोबल हाइट स्टडी 1985 to 2019 के अनुसार अगर देखें, घटती हाइट की सबसे बड़ी वजह बचपन का कुपोषण तो है ही, लेकिन साथ साथ करीब 35% बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम रह जाती है।
5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे स्टंटिंग का शिकार। स्टंटिंग क्या है? एक तरह का क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन की वजह से इम्पेयर्ड ग्रोथ की सिचुएशन, कंडीशन है जो कि बच्चों में डेवलप हो जाती है। तो 5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। बचपन में बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक और बड़ी वजह है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से भी बच्चों की हाइट पर असर है। पहले ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से जब बच्चे बड़े होते थे तो और ज्यादा बेहतर ग्रोथ और उनके स्ट्रक्चर में और बेहतरी नजर आती थी। लेकिन अब मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है उसमें भी काफी सारे नुक्स पाए गए हैं, जिसके चलते इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। बहरहाल मीनाक्षी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी थी और मैंने जैसे आपसे कहा था कि पहले 1000 दिन का जब आपने जिक्र किया, इस पर बात करूंगी। जब बेस ठीक तरह से डला हो, पहले से जब ध्यान रखा गया हो, तो आगे फिर पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम बच्चों की बात करें, बच्चों से भी आगे, जैसे हम माता की बात कर रहे थे, अभी अभी हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े सुदीप जी ने भी कहा था कि किस तरह से काफी इंपॉर्टेंट है कि मदर्स की हेल्थ भी काफी बेहतर हो। सो जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं या जो फिर फैमिली प्लान कर रही हैं, उन मदर्स को किस तरह की चीजें, क्या हिदायत आप एडवाइस करेंगी जिसके चलते हम ये सिचुएशन को तुरंत प्रभाव से ठीक ना कर पाए, लेकिन सो एंड इवेंचुअली इसमें कोई बदलाव ला पाए? मानसी जी, एक तो है कि मतलब जब मदर बने उससे पहले हमें इवन अडोलेसेंट एज ग्रुप को टारगेट करना होगा, है ना? जो 17-18 साल की फीमेल्स हैं, इवन हम जब जैसे कि वो अडोलेसेंट एज ग्रुप हम 10 से 18 साल मानते हैं आमतौर पे, उसी समय से हमें इस पर काम करना होगा। उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, उन फीमेल्स की लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, खान पान सही रहेगा, और प्रेगनेंसी की एज जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्ली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 20-21 ईयर्स की एज मदर की हो जानी चाहिए। मदर को, जैसे कि लीमा मैडम ने भी बताया, आयरन रिच डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन भरपूर होना चाहिए। मदर को कुपोषण नहीं होना चाहिए, अनीमिया या कुछ और ऐसी बीमारी जो कि न्यूट्रिशन इनएडिक्वेसी की वजह से होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो नींव होगी वही हमारी स्ट्रांग होगी। और जैसे कि हमने बताया कि इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, कम से कम 3 साल का इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा 1-1.5 साल का है उतने में ही दूसरा बच्चा हो जाए, फिर एक और हो जाए, तो वो भी बहुत जरूरत है। तो एज ऑफ प्रेगनेंसी सही होनी चाहिए, मदर का प्री एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, मदर की वेट, हाइट, अनीमिया मदर का। तो ये सारों के लिए ना, ये जैसे कि सर ने भी बताया, ये लाइफ साइकिल ट्रीटमेंट है। मतलब हम सिर्फ बच्चों को या सिर्फ अडोलेसेंट्स को या सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को टारगेट करके नहीं चल सकते। ये पूरे लाइफ साइकिल पे हमें काम करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जब बच्चा, मतलब स्टार्टिंग एक्चुअली इसकी कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि पूरा ही इंटरलिंक्ड है। तो हम अडोलेसेंट एज ग्रुप को टारगेट करें, जो लेडीज प्रेग्नेंट हो रही है उनको टारगेट करना होगा। फिर जैसे फर्स्ट 1000 डेज में बेबी का हमने बोला, फिर बेबी के न्यूट्रिशन का, और नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, मतलब सही न्यूट्रिशन मिलना, जंक फूड अवॉइड करना, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और आजकल जो हम स्क्रीन टाइम इतना देते हैं, हर घर में बच्चा मोबाइल ले रहा है, टीवी देख रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, लैपटॉप देख रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो स्क्रीन टाइम भी हमें कट डाउन करने की जरूरत है। क्योंकि जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ हार्मोन, जो एक हार्मोन होती है जो कि लंबाई को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है, उसका सबसे ज्यादा जो सिक्रीशन होता है वो रात के समय होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो बच्चा अगर ठीक से सोएगा ही नहीं, बच्चा अगर स्क्रीन पे लगा हुआ है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप देख रहा है, देर रात तक सो नहीं रहा है, अर्ली, और फिर सुबह देर तक सोए रह रहा है, पूरी हमारी साइकिल उससे डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका भी ग्रोथ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो एक पूरी लाइफ साइकिल डिजीज है ये, जिसपे हमें हर क्षेत्र को टारगेट करना पड़ेगा और हर एज ग्रुप के लिए हमें स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की जरूरत है। तो वो सारा मिला के हम इसको टैकल कर पाएंगे। और जैसे कि आपने ऑलरेडी बोला कि जो कुपोषण होता है ना, वो छोटे समय तक रहता है, कम समय के लिए रहता है, तो मेनली वेट अफेक्ट होता है। बट यही कुपोषण लंबे समय तक के लिए रहता है तो फिर वो हाइट को अफेक्ट करता है, यानी स्टंटिंग करता है, और जिससे हाइट पे हमारा खासा प्रभाव पड़ता है। मानसी, एब्सोल्युटली, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता रही हैं मीनाक्षी जी। और बच्चों में कुपोषण नहीं, कुपोषित माता भी नहीं होनी चाहिए। जहां हम कहते हैं कि एज काफी मैटर करती है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा मीनाक्षी जी ने छेड़ा है, अंडर एज मदर्स।
वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में कुपोषण और उसके बाद हाइट कम होना, वेट बढ़ जाना, इस तरह की कई सारी हेल्थ कंडीशंस पैदा हो जाती है। भारत में जल्द शादी और उसके बाद जल्द बच्चों का जो ट्रेडिशन है वो भी एक हद तक कह सकते हैं कि काफी बड़ा रीजन है इस प्रॉब्लम के पीछे। 25 साल से भी कम उम्र की माता अगर उनमें ही ज्यादा जान या उनमें ही ज्यादा शक्ति नहीं होगी तो किस तरह से वो शक्ति अपने बच्चों को दे पाएंगी, तो इस पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम की बात की मीनाक्षी जी ने। टेकिंग इट फ्रॉम देयर, लीमा जी आपसे समझना चाहूंगी, बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम रखें, ये बात तो हम कहते ही हैं। 10 साल पहले ये सिचुएशन थी भी नहीं, इसे हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते क्योंकि स्क्रीन टाइम जैसी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं जब हमारे बचपन थे। हमारे पास तो बाहर जाके खेलने कूदने के दिन थे, हम तो जिद करके बाहर जाके खेलते कूदते थे। लेकिन आज के बच्चों को जिद करके बाहर निकालना पड़ता है कि जाओ खेलो, जाओ कूदो, सोशल मीडिया से दूर रखना पड़ता है। इस सिचुएशन को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, एक्सेस स्क्रीन टाइम आपके बच्चों के मेलाटोनिन प्रोडक्शन तक को भी इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से अगर आजकल आप देखेंगे काफी बच्चे काफी लेट तक सोते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बच्चे सोना ही नहीं चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज उनकी एक्टिविटी लेवल्स कम है, दे आर वॉचिंग स्क्रीन, स्टिमुलेशन ज्यादा हो रही है, एंड जिस वजह से स्लीप नहीं हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि नींद एक ऐसा टाइम है जहां पे, जैसे हम अपनी न्यूट्रिशन में नींद को ना ही सिर्फ बच्चों के लिए बट किसी भी कोई भी बीमारी हो, हम हमेशा किसी क्लाइंट को बोलेंगे दैट स्लीप वेल, यू शुड बी स्लीपिंग वेल 8 आवर्स 7 आवर्स अनइंटरप्टेड। एंड बच्चों को तो उससे भी ज्यादा नींद चाहिए। सुबह सुबह स्कूल लगने होते हैं पर बच्चा सो रहा है रात के 10 बजे तक। सो ऑल ऑफ दिस विल स्टन द ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस विल नॉट गिव टाइम फॉर रिकवरी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू हैपन। आजकल ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैव अ 7-year-old एंड एज अ पेरेंट हमें बच्चों के लिए प्लान बनाना पड़ता है। आई थिंक हमारे पेरेंट्स को हमें आवाजें मार मार के वापस घर बुलाना पड़ता था कि आ जाओ अब, और हमें बच्चों के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है कि अच्छा ये से ये टाइम पे वो ये स्पोर्ट क्लास जाएगी, वो स्पोर्ट क्लास जाएगी। कम्युनिटी बिल्डिंग अब कम हो चुकी है, बच्चे के पास न्यूक्लियर सेटअप्स हो चुके हैं, सिंगल चाइल्ड है, दे डोंट हैव पेयर ग्रुप अराउंड टू प्ले। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हो सके आप किसी भी तरीके से एक 60 मिनट्स ऑफ फ्री प्ले, अगर आपका बच्चा 60 मिनट का दिन में फ्री प्ले या कोई भी गेम में भाग दौड़ करता है, वो उसके हार्मोन्स के लिए, वो उसके ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एज पेरेंट्स वी शुड फोकस कि आप किसी भी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाइयों से दूर रखें, मतलब दूर तो नहीं रखें बट पढ़ाई, इतना बर्डन बेचारे पे पढ़ाई का ना डालें कि वो बेचारा अपने लिए वो एक 60 मिनट्स, आप ये सोचिए कि वो 60 मिनट्स की इन्वेस्टमेंट उसकी पूरे लाइफ टाइम की हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है। एब्सोल्युटली। इसके साथ ही सुदीप जी, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, जो बात हमने आपसे शुरुआत में ही कही थी कि पोषण योजनाएं जो है सरकार की, उस पर भी सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। सवाल यही है कि क्या पोषण योजनाओं में गुणवत्ता से ज्यादा, न्यूट्रिशनल कंटेंट से ज्यादा संख्या पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इनकी क्वांटिटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? उसमें इंटरनल कंटेंट क्या होने चाहिए और उसमें बेहतरी क्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्वांटिटी पर जोर दिया जा रहा है? और साथ ही क्या जल स्वच्छता और साथ ही स्वच्छता सुविधाओं की कमी भी बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती है? अगर हाँ तो कितना असर डालती है? देखिए, ये बिल्कुल आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पहले मैं उसको आंसर करना पसंद करूंगा। आप जो बात कह रही हैं कि स्वच्छता क्या रोल प्ले करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है स्वच्छता को मेंटेन करना। अगर आपको हम सीधे शब्दों में बताएं तो फ्रीक्वेंट बीमारियां होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब फ्रीक्वेंट बीमारियां होती हैं तो हम उनके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जिससे गट का फ्लोरा जो होता है वो खराब होने लगता है। और गट का फ्लोरा होगा खराब तो फिर डाइजेशन जो होती है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे को जितना न्यूट्रिएंट हम देते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग अपने जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी हम जितना जहां पे भी जाते हैं या जहां पे भी बात करते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी के लेवल पे हो, चाहे एएनएम के लेवल पे हो, चाहे आशा के लेवल पे हो, इनफैक्ट अगर हम कम्युनिटी में जाकर के पेरेंट्स से भी मिलते हैं तो उनसे हम स्वच्छता के ऊपर बात जरूर करते हैं। हम उनको हाथ धोने के तरीकों से लेकर के, ओपन डिफिकेशन ना करने से लेकर के, घर के अंदर कैसे स्वच्छता मेंटेन कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, कौन सा खाना कितने समय तक खा लेना चाहिए, किसको किस समय बंद करके हटा देना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात जरूर करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि हम जितनी जल्दी हो सके इन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेवल पे ही नहीं, नीचे तक इसको फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमने अभी आप मान करके चलें पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर हमने अपना एक कार्यक्रम कहते हैं इसको समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन, इंग्लिश में इसको सीमैम बोला जाता है। उस प्रोग्राम के तहत हमने स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया है। यूपी के अंदर अकेले ही नहीं, मैंने 5 स्टेट्स के अंदर और भी काम किया। वहां पे भी हमारा पहला रोल यही रहता है कि हम स्वच्छता पे बात करें, उसके बाद हम बात करें कि आपके बच्चे के अंदर पनपने वाली बीमारियों का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो स्वच्छता, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ आंकड़ों के ऊपर बात हो रही है और क्या न्यूट्रिशन पे बात नहीं हो रही है। देखिए, ये एक बहुत ही डिलेमा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया से जो देखेगा या बाहर से लोग जो देख रहे हैं उनका लिए ये बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम अंदर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कितना जोर चल रहा है, कितनी सप्लाईज के ऊपर बात हो रही है, किस प्रकार का खाना देना है। आज की तारीख में आप समझिए यूपी के अंदर हम एसएनपी के थ्रू जो खाना दे रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने जितने भी मैलनरिश्ड बच्चे उनके लिए एक स्पेशल डाइट बना करके रखी हुई है, और वो स्पेशल डाइट रेड कलर के पैकेट में आती है और वो हेल्प करती है इन बच्चों को आगे ग्रो करने के लिए और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, अन्य जितने भी आपके वैसे बच्चे हैं जो कि स्वास्थ्य में ठीक है या फिर उनके स्वास्थ्य में हल्का सा हेरफेर है, उन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने किसी ना किसी प्रकार की सुविधा दे रखी है। आंकड़ों के मामलों में बात करें, आप अगर पोषण ट्रैकर या किसी और भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पे देखने की कोशिश करेंगे और लैंसेट से कंपेयर करेंगे, कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि ये सैंपल से निकाला हुआ आंसर है और ये हम अपने पूरे कम्युनिटी को कैटर करते हैं। आप अगर डीप अंदर जाकर के देखेंगे, बिल्कुल सही है ये बात कि आप अगर घर के मेंबर से बात करें या फिर जितने भी आपके समुदाय में लोग हैं उनसे बात करें, तो वो अपने पाने जितनी भी सेवाएं मिल रही हैं उनको पाकर के काफी खुश नजर आते हैं। ये अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। मानसी। एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें, हर लेंस से हम समझ रहे हैं। डॉक्टर संदीप सेठ, सीनियर न्यूट्रिशन कंसल्टेंट यूनिसेफ से हमसे बात कर रहे हैं और इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर एक एक कर। इनफैक्ट लीमा जी, मीनाक्षी जी, संदीप जी, सारे के सारे टेक्स और पॉइंट्स आपकी तरफ से जो मिल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट और काफी इनफैक्ट इंसाइटफुल है। काफी सारी चीजों पर रोशनी इस वक्त आप डाल रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जिस तरह से सिचुएशन बढ़ती हुई दिख रही है, ग्रोथ माइंडसेट समझ आ रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से हम हट रहे हैं, हम दूर हो रहे हैं। और वो एक तरह से सबसे बड़ी वजह है जो कि हमारे बच्चों की तो बात छोड़े, हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर, बच्चों हों चाहे बड़े हों, इस वक्त मुद्दा बच्चों और बच्चों की हाइट का है, लेकिन तमाम लोगों पर टेक्नोलॉजी का साथ हमें देना है, लेकिन पूरी तरह से हमारे रूट्स को नहीं भूलना है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल मीनाक्षी जी, लीमा जी और संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। भारत में बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, या जो बढ़ती थी वो कम क्यों हो गई है, बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब बच्चों की लंबाई घटे तो समझिए देश के भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग के इस खास मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। In association with SBI, the banker to